नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो आगामी आपके एएलपी सिविल 2 का एग्जाम जो मई में होने वाला 2025 में, और अभी आपकी आरआरबी जेई सिविल 2 का 22 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ, तो उनके लिए दोनों कैंडिडेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपन बात करने वाले हैं ऑलरेडी आरआरबी जेई का एग्जाम जो 22 अप्रैल को दो शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, और इसमें पर्यावरण शिक्षा के प्रत्येक शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको सबसे पहले तो सिलेबस बताता हूं, दोनों में ही कुछ सिमिलरिटी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एएलपी सीबी 2 के लिए भी और जेई का जिनका अभी एग्जाम होना। जैसे आप देखेंगे, ये फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जेई सीबी 2 का एग्जाम 22 अप्रैल 2025 को हुआ है। टोटल दो शिफ्ट में एग्जाम था, यानी 6 इंजीनियरिंग ब्रांचेज कहो, ट्रेड कहो, इनका एग्जाम हुआ है, तो 6 गुणा 2 12 पेपर हैं। इन 12 में से यूनिक क्वेश्चंस की बात करें तो वो दो शिफ्ट की यूनिक क्वेश्चंस हैं। बात कर रहा हूं यहाँ पर जनरल एबिलिटीज के क्वेश्चंस की, जो आपके जेई सिविल 2 में पूछे गए हैं। और इन जनरल एबिलिटीज में एक आपका सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं प्रति शिफ्ट है। इसमें आप देखेंगे बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल है, तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित आपको आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। और सेम आपके एएलपी सीबी 2 का आप सिलेबस जब देखते हो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, यहाँ पर बात हो रही है आपके एनवायरमेंट एजुकेशन की। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है एएलपी सीबी 2 के लिए, और जिनका अभी दोबारा रीशेड्यूल होने वाला है जेई सीबी 2 कैंडिडेट के एग्जाम हेतु। तो चलिए देख लेते हैं। दो शिफ्ट में यहाँ पर यूनिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 20 क्वेश्चंस जो अभी आपके 22 अप्रैल को पूछे गए हैं। तो सारे सवाल देखते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्टली सवाल देखेंगे, प्रत्येक सवाल से संबंधित संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो हो सकता है आने वाले जो एग्जाम्स अभी होने हैं, शुरुआत होनी है, उनके लिए काम आ जाए। और ऑलरेडी आपके साथ क्लियर किया गया है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का केवल एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी वाइज एग्जाम हुआ है। एक शिफ्ट में जितने भी आरआरबी के एग्जाम होने थे ना, लगभग 9 आरआरबी के एग्जाम इन्होंने कंप्लीट कर दिए थे। तो उन कैंडिडेट को कोई भी लॉस नहीं है, 0% लॉस है, क्योंकि उनके सभी कैंडिडेट को जितना अवसर मिलना था वो मिल चुका है। अब जो कैंसिल हुआ है वो सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं। पूरे आरआरबी का कैंसिल हुआ है, जितने भी एग्जाम सेकंड सेट में शेड्यूल्ड थे, जितने भी आरआरबी का, क्योंकि प्रत्येक आरआरबी का एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है। बात रही काफी समय से आप टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल का इंतजार कर रहे थे, वो सेल यहाँ पर लाइव हो रही है आपके 28 अप्रैल को, यानी आज जब आपके 26 अप्रैल को वीडियो बन रहा है, तो कल मिडनाइट को ये सेल आ जाएगी। लोवेस्ट प्राइस की डील आपको टीटीजी के कूपन कोड से 439 रुपए में मिलने वाली है। वैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो की प्राइस अभी आप चेक करेंगे तो 600 प्लस प्राइस चल रही है टेक्स्ट बुक पास प्रो की, और काफी समय से चल रही थी। आप सभी कैंडिडेट मांग कर रहे थे ऑफर की, और ऑफर आपके समक्ष लाइव हो रहा है 28 अप्रैल को, यानी 27 अप्रैल को मिडनाइट को। इसका लाभ उठा लेना। आगामी चाहे आप एएलपी एग्जाम जो अभी 2025 में नया एएलपी का आया है नोटिफिकेशन, उसका हो गया, ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में आपको मिल जाएंगे। एक साल की वैलिडिटी है, तो इंतजार हुआ खत्म आपके 28 अप्रैल को। टीटीजी के कूपन कोड से इस ऑफर का फायदा उठाइएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है हमारी, जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसमें आपके रेलवे एग्जाम्स 2024 में पूछे सारे साइंस के क्वेश्चंस की एक अलग ई बुक है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एनसीईआरटी की साइंस की क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जो सवाल पूछे गए हैं आपके अभी 22 अप्रैल को जेई सिविल 2 में, एनवायरमेंट के पर्यावरण के क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके समक्ष है। पराबैंगनी विकिरणों की सबसे अधिक शक्तिशाली तरंगदैर्ध्य कौन सी है, जो डीएनए को क्षति पहुंचाती है? तो यहाँ पर यूवी रेज की बात हो रही है। पराबैंगनी विकिरण मुख्य 3 प्रकार के होती हैं, ए बी सी, ये 3 टाइप होते हैं। तो अपने डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी पराबैंगनी विकिरण है? तो इसमें वैसे रेलवे ने आंसर माना है यूवी बी को माना है। यहाँ पर क्यों यूवी बी को माना है? एक्चुअली में इसका आंसर यूवी सी भी हो सकता है। देखते हैं इस सवाल के लॉजिक के अनुसार। सबसे पहले तो यहां पर रेलवे ने जो उत्तर माना है यूवीबी को, वो वास्तविक स्थिति के अनुसार माना है, क्योंकि यूवीबी ही अपने पृथ्वी पर आती है, यूवीसी आती ही नहीं है। पूरी की पूरी ओजोन के द्वारा उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यूवीबी पृथ्वी पर आएगी तो नुकसान पहुंचाएगी, डीएनए को वास्तविक नुकसान पहुंचाने वाली यूवी किरण है यूवीबी। और सबसे अधिक यहां पर नुकसान की बात करें ना, सबसे अधिक शक्तिशाली तरंगदैर्ध्य की बात करें ना, वो यूवीसी होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने यहां पर यूवीबी माना है। बताता हूं ये यूवी एबीसी है क्या। सबसे पहले बात करें यूवी रेज, पराबैंगनी विकिरण, जिसे आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहेंगे। सूर्य से आने वाली एक प्रकाश की
एक प्रकार की विद्युत चुंबक की तरंग है जो मानव आंखों को दिखाई नहीं देती है, विजुअल नहीं है। ये विभिन्न तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ के आधार पर मुख्य रूप से 3 कैटेगरी इनकी। यूवीए में वेवलेंथ है 315 से 400 नैनोमीटर। आपको बता दूं, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उस यूवी रेज की ऊर्जा ज्यादा होगी। यहां पर इससे कम वेवलेंथ है यूवी बी की 280 से 315 नैनोमीटर। यूवी बी से भी कम वेवलेंथ है 100 से 280 नैनोमीटर यूवी सी की। जितनी कम तरंगदैर्ध्य उतनी ही शक्तिशाली यहाँ पर रेज है या फिर उतनी ज्यादा उसमें ऊर्जा होगी। बात हो रही यहाँ पर डीएनए की। डीएनए पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, जो उस पर आएगी विकिरण उनको एब्जॉर्ब करेगा, विशेष रूप से लगभग 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ। इधर यूवीसी की देख रहे हो 100 से 280 के बीच में है, तो 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, ये डीएनए ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब डीएनए इस विकिरण को अवशोषित करेगा तो इसके अणुओं में पायरिमिडिन डाइमर बनते हैं जो डीएनए की संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं और यहाँ पर म्यूटेशन होता है। डीएनए पर क्या होती है? जीन होती है। ध्यान देना है, केंद्रक अपना होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए में जीन होती है, जीन में सारी आनुवंशिक जानकारी है वो रहती है, इंफॉर्मेशन रहता है, कोड रहता है। तो यहाँ पर डीएनए को नुकसान पहुंचे तो जीन में म्यूटेशन देखने को मिलेगा और यहाँ से विविधता आ सकती है। नेक्स्ट जनरेशन में विभिन्नता या फिर विविधता देखने को मिल सकती है। तरंगदैर्ध्य जितनी छोटी होगी उनकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर देख सकते हो तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होती है ऊर्जा की, और डीएनए को अधिक प्रभावी ढंग से क्षति पहुंचाने वाली इस अकॉर्डिंग बन जाएगी यूवीसी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर ये ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाती है और आमतौर पर जीवित प्राणियों तक पहुंचती ही नहीं है। यूवीसी शक्तिशाली तो है लेकिन अपने डीएनए तक पहुंचेगी ही नहीं, पहले ही ओजोन उन्हें अवशोषित कर देगा। तो पहुंचने वाली कौन सी है? यूवीबी। यदि वास्तविक स्थिति की बात करें तो यूवीबी यहां पर नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी, क्योंकि यूवीसी आएगी नहीं। सैद्धांतिक रूप से इसका आंसर यूवीसी होना चाहिए, और यूवीडी करके कोई पराबैंगनी विकिरण होती ही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चिपको आंदोलन में के लोग मुख्य रूप से शामिल थे। चिपको आंदोलन में यहाँ पर गढ़वाल हिमालय के लोग मुख्य रूप से शामिल थे। आप कहेंगे ये कौन सा पर्यावरण कहा गया? तो ये आंदोलन पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं यहाँ पर चिपको आंदोलन की शुरुआत की तो 1973 में इसकी शुरुआत होती है। उत्तराखंड, तत्कालीन उस समय उत्तर प्रदेश था, चमोली जिले के गांव से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें मुख्य नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं, गोरा देवी और अन्य ग्रामीण महिला भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या था? जंगलों की कटाई को रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना। नाम है इसका चिपको, यानी यहाँ पर चिपकना। ग्रामीण पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटे जाने से बचाया था। 1973 की बात है। चिपको आंदोलन गढ़वाल हिमालय की बात हो रही है। अब आपके लिए इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएंगे। अदर पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मूवमेंट हैं, जितने भी यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, वो सभी इंपोर्टेंट है। देखते हैं उनको एक एक करके। सबसे पहले बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ है, ये याद रखना 1985 को। नेतृत्व किसने किया है? मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने किया है। उद्देश्य था नर्मदा बचाओ, यानी नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बड़े बांधों के कारण डूबे क्षेत्र में आने वाले गांवों और वन की रक्षा करना तथा विस्थापित लोगों के अधिकार के लिए लड़ना। तो यहाँ पर बांध बना और बांध बनने के कारण ये समस्या आ गई, वनों की रक्षा नहीं हो रही है, वन को काटा गया है, विस्थापित हो रहे लोग, उनके अधिकारों के लिए लड़ना। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, जिसका नारा था नर्मदा बचाओ जीवन बचाओ। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ने ऑलरेडी इस एपिको आंदोलन से एग्जाम से सवाल पूछा हुआ है। सवाल ये पूछा था, चिपको आंदोलन की तर्ज पर एपिको आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो एपिको आंदोलन 1983 में हुई है, कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट में। किस राज्य में शुरुआत हुई है? कर्नाटक राज्य में एपिको आंदोलन की शुरुआत। ये भी बिल्कुल चिपको, एपिको का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में चिपकना, जंगलों की रक्षा करना और वनों की अवैध कटाई को रोकने से संबंधित है। एक आंदोलन आता है साइलेंट वैली आंदोलन। ये जो साइलेंट वैली आंदोलन है केरल के पलक्कड़ जिले की साइलेंट वैली का है, और घने वर्षा वनों में जल विद्युत परियोजना के तहत जंगलों की कटाई को रोकना था। 1980 में भारत सरकार ने साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान बाद में घोषित किया। आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता ही आता है खेजड़ली आंदोलन से। खेजड़ली एक स्थान है जो राजस्थान के जोधपुर जिले में आता है, और ये आंदोलन भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हुआ था। कब हुआ है? बहुत पुराना आंदोलन है, 1730 में हुआ है। दुनिया का पहला ज्ञात पर्यावरण संरक्षण ये बलिदान था 1730 में, ध्यान दीजिएगा। कहां पर? राजस्थान के जोधपुर में।
नेतृत्व करता है अमृता देवी बिश्नोई, इसलिए इसका नाम बिश्नोई आंदोलन से भी आप जोड़ते हो, अमृता देवी बिश्नोई। घटना है खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए, राजस्थान में एक वृक्ष है खेजड़ी, इनको बचाने के लिए बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कितना यहाँ पर बलिदान दिया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और ये दुनिया का पहला ज्ञात आंदोलन है। कब हुआ? 1730 में, राजस्थान के जोधपुर जिले में। अमृता देवी बिश्नोई इनसे जुड़ी हुई है, 1730 याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? इजी सवाल है, सभी को आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, ये लागू हुआ 1986 में। तो और भी यहाँ पर अन्य अपन अधिनियम देखते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम है उनकी बात करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण तो आपने देखा 1986 में। एक अधिनियम आता है भारतीय वन अधिनियम, 1927 में ये हुआ था। जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एक्ट आता है पर्यावरण संरक्षण एक्ट, जहां से अभी आपको एग्जाम में पूछा है, और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। इसके बाद ये एक्ट आया। पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक शक्ति यहाँ पर प्रदान की गई है, जैसे पर्यावरण का संविधान भी कहते हैं इस एक्ट को, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। जल प्रदूषण संबंधित एक्ट आया था, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1974। वायु प्रदूषण का एक्ट 1981 में, वन्य जीव संरक्षण का एक्ट 1972 में। सभी वेरी इंपोर्टेंट है। इसके बाद बात करूं, जैव विविधता अधिनियम आया है 2002 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वेरी इंपोर्टेंट है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, एग्जाम में सवाल आता ही आता है 2010 में। पर्यावरण से संबंधित मामलों को त्वरित निपटारे के लिए ये एक्ट की अधिनियम की स्थापना 2010 में हुई है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित नियम आए हैं 2000 में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में। और ई कचरा, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आए 2011 में, जिन्हें संशोधित किया गया 2016 में। और देखिए संविधान में पर्यावरण से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं? आपका एक कर्तव्य आता है 51A में, जी वाला कर्तव्य। जी आपको करना है पर्यावरण को आपको जी करेंगे तभी काम चलेगा। प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। आर्टिकल 48A में भी राज्य को पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने तथा वन और वन्य जीव की सुरक्षा करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता है? गैर लक्षित यानी उन जीवों को मारने का टारगेट नहीं था एक्चुअली, लेकिन वो मर गए बाई प्रोडक्ट, एक मान लो उनका दुष्प्रभाव से, साइड इफेक्ट से वो जीव भी मर गए, तो यहां पर विषाक्त नहीं होता है। कौन सा मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए हानिकारक नहीं होता है? तो जैविक उर्वरक है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो गोबर वगैरह से खाद, हरी खाद जैसे कहते हो, गोबर से या फिर जो पेड़ पौधों से मिलती है खाद पत्तियों से, वो हरी खाद होती है। तो इनसे कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं होता है, ये सभी जो गैर लक्षित जीव है। अब गैर लक्षित जीव के आपको बताता हूं, नॉन टारगेट कौन से ऑर्गेनिज्म है? ऐसे जीव जो किसी रसायन का सीधा निशाना नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं, जैसे शाकनाशी, कीटनाशी। जब हम खेत में किसी कीट को मारने के लिए दवा देते हैं, कीटनाशी डालते हैं, तो हमारा लक्ष्य सिर्फ उस कीट को मारना होता है, लेकिन उसके साथ अन्य कीट भी मारे जाते हैं जो उपयोगी है जमीन के लिए। केंचुए जरूरी है, केंचुए यहाँ पर खाद है, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, किसान का मित्र कहा जाता है केंचुओं को। लेकिन इन कीटनाशी के कारण है ये दूसरे कीड़े, केंचुए वगैरह हैं, वो भी मर जाते हैं और इनको नुकसान पहुंचता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो, आप डाल रहे हो कीटनाशी, इससे उर्वरता आपकी मिट्टी की कम हो रही है। तो इनको यहाँ पर गैर लक्षित एक तरीके से जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो गैर लक्षित जीव है इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। विकल्प में आपकी बात हो रही है शाकनाशी की। शाकनाशी इन पौधों को मारने वाली दवाई है, जो रसायन है। कवकनाशी है, फफूंद को नष्ट करने वाला केमिकल। पीड़कनाशी है, कीटों को मारते हैं और ये सभी मृदा के अन्य उपयोगी जीवों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है? नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है। कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर पालिका संग्रह नहीं करती है? घरों से निकलने वाला अपशिष्ट नगर पालिका ही तो संग्रह करती है। अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट है, तो अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट भी नगर पालिका करती है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट ये नगर पालिका स्टोर नहीं करती है। स्कूलों से निकलने वाला अपशिष्ट करती है, लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये अपशिष्ट आपको बता दूं परमाणु संयंत्र, अनुसंधान केंद्र, इनसे निकलता है। कहीं पर हॉस्पिटल में भी कुछ बड़ी बड़ी मशीन होती है जहां पर रेडियो एक्टिव
पदार्थ है वो काम में लिए जाते हैं, इमेजिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी ये आपके रेडियो सक्रिय अपशिष्ट है, इनका निपटारा है ना, इनका निपटान है वो आपकी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा नहीं किया जाता है। अब आपको बता दूं अपशिष्ट के प्रकार और उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के अपशिष्ट होते हैं और उनकी कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पर ठोस अपशिष्ट कौन से हैं, घरेलू कचरा ठोस है, प्लास्टिक बैग, कागज और गत्ते, कृषि अवशेष, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट जैसे ईंट सीमेंट है, ये सभी ठोस अपशिष्ट है। तरल अपशिष्ट जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, घरेलू गंदा पानी हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट जल है, रासायनिक तरल है, सीवेज गटर का पानी है, तरल अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट में आपके फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाहनों से जो धुआं निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली गैसेज है, रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर से निकलने वाली हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो गैसेज है। अब बात करते हैं जैव अपघटनीय अपशिष्ट है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, जो अपघटन किया जा सकता है, जो प्राकृतिक रूप से सड़ गल कर नष्ट हो सकता है। उदाहरण भोजन के अवशेष, पत्तियां, गोबर, सब्जी और फलों के छिलके हैं। ये आप कहीं पर बाहर फेंक भी देंगे ना तो इनका अपघटन हो जाएगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं है, जैव अपघटनीय है, ये अपशिष्ट है, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है ना, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होंगे, जैसे प्लास्टिक है ना, इसका उपयोग कम करने के लिए सरकार या फिर बैन क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये अपघटन होती ही नहीं है, जमीन में पड़ी ही रहेगी लंबे समय तक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन इसका नहीं होता है, तो ये बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाने से एक तरीके से कचरा फैलता है। धातुएं हो गई जितनी भी है, कांच है, रबर है, ये अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है। अब जो हैजार्ड्स खतरनाक अपशिष्ट कौन से हैं, रसायनों से भरा अपशिष्ट जिसमें केमिकल हो, कीटनाशक वैसे रसायन हो, बैटरी का अपशिष्ट भी आता है खतरनाक में, औद्योगिक जहरीले अपशिष्ट है, अस्पतालों का जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, सभी हैजार्ड्स वेस्ट हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट है जो बायोमेडिकल वेस्ट है, जो हॉस्पिटल से जितने भी सर्जिकल सामग्री है, सुई पट्टियां हैं, संक्रमित कपड़े हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के किसी भी डिजीज से किसी भी पेशेंट के, ब्लड बैग्स है जहां पर ब्लड स्टोर होता है, मानव उत्तक है, अंग हैं जो ऑपरेट करके निकाल लिए जाते हैं, ये सभी बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। और आपको बताया रेडियो एक्टिव वेस्ट जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का है, रेडियोथेरेपी उपकरणों से उत्पन्न कचरा है, अनुसंधान प्रयोगशालाओं से निकलने वाला अपशिष्ट है, इंडस्ट्रियल जितने भी फैक्ट्रीज का उद्योग का अपशिष्ट है, क्रोमियम, लेड, भारी धातु, फैक्ट्री से निकला ठोस अपशिष्ट है, जो कृषि के तो आपको पता ही है। अब एक वेस्ट आता दोस्तों ई वेस्ट है, एक नया प्रकार का अपशिष्ट है जो पुराने मोबाइल हो गए, फोन हो गया, कंप्यूटर पार्ट्स है, प्रिंटर, मॉनिटर, जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट है ना, ये आपके ई वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इतना इजी सवाल, आप देख सकते हो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की जब बात करते हैं तो वे गैसें जो पृथ्वी से निकलने वाली हीट को वायुमंडल में रोककर पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर आएगा, वापस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, कुछ हिस्सा तो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा पृथ्वी उनको रोक कर रखती है। तो कुछ ऐसी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो एब्जॉर्ब करती है उस हीट को, वायुमंडल में रोक कर रखती है, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है। ये प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक बढ़ने से, बहुत ज्यादा ये पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई ना, सूर्य से आने वाला प्रकाश वापस जाएगा ही नहीं। जितना प्रकाश आया पृथ्वी पर गैसें हैं उन्होंने अवशोषित कर दिया, तो पृथ्वी पर आप देख सकते हो तापमान कितना बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक हो गई तो नुकसानदायक है, और इसके कारण इतना तापमान बढ़ जाएगा जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हो। सवाल यही पूछा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऐसी कौन सी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, उनकी अत्यधिक मात्रा से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। तो यहां पर गैस आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, वनों की कटाई, जो लकड़ी वगैरह है, इनका जो फ्यूल ईंधन है ना, उनका दहन कराएंगे, जलाएंगे तो आपको CO2 गैस देखने को मिलेगी। ये CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन गैस, मेथेन CH4 इसका फॉर्मूला है। धान के खेत, पशुओं के जठरांत्र, अपशिष्ट स्थल, यहां पर मेथेन गैस देखने को मिलती है।
अपशिष्ट स्थल जहां पर है मेथेन ज्यादा है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O कृषि कार्य जो उर्वरक हैं उनके प्रयोग से औद्योगिक गतिविधियों के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो AC है, रेफ्रिजरेटर है, एरोसोल स्प्रे है। पहले एरोसोल स्प्रे में CFC का उपयोग होता था, अब प्रतिबंधित है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक आपके ग्रीन हाउस गैसेज में आती है। ओजोन है ग्रीन हाउस गैस में, और इसके अतिरिक्त जल वाष्प है, वाटर वेपर। जल वाष्प प्राकृतिक वाष्पीकरण महासागर और नदियों से जो पानी भाप के रूप में बनता है, उनकी ड्रॉपलेट बूंदे हैं। ये वातावरण में आपको पता है, जब एक ठंडे पानी की बोतल आप फ्रीज से निकाल कर बाहर रखते हो ना, तो उनके चारों तरफ पानी की बूंदें जमा हो जाती। क्यों ही जमा? क्योंकि वातावरण में ऑलरेडी ये जल वाष्प था और ये ठंडी जगह पर एकत्रित हुआ तो आपको देखने को मिली बूंदें। तो ये जल वाष्प होता है। जल वाष्प, ओजोन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। समुद्र स्तर में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और मौसम पैटर्न में बदलाव आएगा, कृषि उत्पादन पर असर पड़ेगा। सारा कुछ इफेक्ट पड़ता है। इसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको वृक्षारोपण करना पड़ेगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सभी आपको काम में लेना पड़ेगा। प्रदूषण कम करना, CFC का उपयोग कम करना है। 1960 में किस देश ने पर्यावरण के साथ मानव परस्पर क्रिया पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार प्रस्तावित किया था? तो ये दोस्तों स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन की बात हो रही है, जो आपके 1968 में देखिए ये 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में, लेकिन उससे पहले 1968 में स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा था। स्वीडन ने प्रस्ताव रखा UN में कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाए। स्वीडन ने प्रस्ताव रखा और उस सम्मेलन में पर्यावरण और मानव के बीच परस्पर क्रिया का विचार किया जाए। ये प्रस्ताव 1968 में स्वीडन ने रखा था और ये प्रस्ताव स्वीकार हुआ। और इस प्रस्ताव के आधार पर ही 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन पहली बार 1972 में यहाँ पर स्टॉकहोम में हुआ। तो इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसका आधिकारिक नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। 5 जून से 16 जून 1972 को हुआ है। प्रस्तावना 1968 में हुई थी। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये पहला बड़ा वैश्विक प्रयास माना जाता है। अब यहाँ पर पर्यावरण की बात करें तो पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में आपकी 22 अप्रैल को मनाया गया है। 2025 में अर्थ डे की थीम है दोस्तों, हमारी शक्ति हमारा घर है। इसमें एक उद्देश्य रखा गया है 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाना, क्लीन एनर्जी को बढ़ाना, अक्षय ऊर्जा को अपनाना है। इससे पहले अर्थ डे 2024 की थीम की बात करें तो वो थी प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक थी, जिसमें 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कटौती की बात हुई थी। पृथ्वी दिवस की शुरुआत की बात करें तो पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया अर्थ डे और इसके प्रस्तावक थे गैलोर्ड नेल्सन और नामकरण इस अर्थ डे का किया था जूलियन क्योंगिंग। मुख्य समर्थक यहाँ पर यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स हैं। इसके बाद 2016 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ अर्थ डे पर। 2020 में उनकी अर्थ डे की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। 100 मिलियन प्लस लोगों की भागीदारी रही। अब बात करें पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक रियो सम्मेलन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी आप जानते हो। कब हुआ? 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था सतत विकास के सिद्धांत को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करना। स्थान हुआ है ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है और रियो घोषणा एजेंडा 21 को इसी सम्मेलन में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है। क्योटो जापान सिटी है। वहां पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कंट्रोल करना। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसेज का जो उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण वैश्विक जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, इसको कंट्रोल करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। एक सम्मेलन होता है दोस्तों 2002 में, नाम है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन है। ये सतत विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पुनः पुष्टि करता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की सिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ? 2015 में हुआ है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए देशों को प्रेरित करना। 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान, पेरिस जलवायु समझौते 2015 की बात है। बात करें मैंगलोर प्रोटोकॉल 1985 में हुआ है। ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास है मैंगलोर प्रोटोकॉल। नेगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ है। जैविक विविधता के संरक्षण और उनके उपयोग से होने वाली लाभों
के समान वितरण को सुनिश्चित करना। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट अपन प्रोटोकॉल या फिर कन्वेंशन देखते हैं, सम्मेलन देखते हैं। रामसर समझौता 1971 में वेटलैंड से संबंधित है। रामसर ईरान की सिटी है। कॉर्सोना संधि हुई है 1990 में, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। बर्न कन्वेंशन, बर्न स्विट्जरलैंड की सिटी है, 1979 में हुआ है। यूरोप में वन्य जीव और उनके आवास के संरक्षण संबंधित है। मैंगलोर प्रोटोकॉल 1985 में हुआ है, ओजोन परत से संबंधित है। ब्यूनस आयर्स प्रोटोकॉल 1998 में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। नेगोया प्रोटोकॉल 2010 में जैविक संसाधनों के उपयोग और लाभ साझा करने के संबंध में कानूनी ढांचा तैयार करना। अगला सवाल देखते हैं, भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। तो वैश्विक उष्णन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ गया है। इस सवाल में भी थोड़ा विरोधाभास उत्पन्न होता है। ऑप्शंस की जब बात करेंगे काफी जगह आपको इसका आंसर 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिल जाएगा। इन्होंने कोई अवधि नहीं दी है, कौन से साल के दौरान यहाँ पर बात हो रही है। वायुमंडलीय उष्मन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है, वो पूछा कितना बढ़ा है, तो लगभग यहाँ पर आंसर माना 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करूं मैं प्री इंडस्ट्रियल यानी 1850 से 1900 के दौरान 20वीं सदी के औसत तक तापमान में लगभग 0.6 डिग्री की वृद्धि हुई थी। और आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स के अनुसार 1880 से 2012 के बीच पृथ्वी का तापमान लगभग 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। तो इस अकॉर्डिंग 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग आपको बताया है किस टाइप से, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश ये गैसेज एब्जॉर्ब ज्यादा करती है। इन गैसों में आपने CO2 देखी थी, मेथेन देखी थी, नाइट्रस ऑक्साइड देखी थी, जल वाष्प है, ओजोन है, CFC, ये सारी। जलीय पारितंत्र में जहां पर बात हो रही है आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम, जैव आवर्धन की घटना का सर्वोत्तम अध्ययन के मामले में किया जा सकता है। जैव आवर्धन की घटना का अध्ययन किसके रेफरेंस लेकर आप कर सकते हो, तो आंसर होगा DDT। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये बायो मैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन होता क्या। ये एक प्रोसेस रहता है जो खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसी जहरीले रासायनिक पदार्थ का सांद्रण है एक खाद्य श्रृंखला में एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में कैसे ट्रांसफर होता है, ये रासायनिक पदार्थ है। इसके रिगार्डिंग जैव आवर्धन में उदाहरण सहित आपको बता देता हूं। जैसे जब एक छोटा जीव है, मछली मान लेते हैं, उस रासायनिक पदार्थ को अपने शरीर में ग्रहण करती है। कोई भी केमिकल है, जहरीला रासायनिक पदार्थ हो सकता है, मछली ने उसको ग्रहण कर लिया पानी से, तो वो रासायनिक पदार्थ उस मछली को खाने वाला जो भी जीव रहेगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। बड़े जीवों को, जैसे मछली को खाने वाले बर्ड्स या बड़े मछली है, उन्होंने मछली को छोटी को खाया और छोटी मछली में रासायनिक पदार्थ था वो बड़ी में चला गया। इस टाइप से ये और जो उस बड़े मछली को खाएगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रदूषण के रूप में पारितंत्र में प्रवेश करता है और समय के साथ उन जीवों के शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। मछली ने, किसी छोटी मछली ने और खाया, बड़ी ने और खा लिया, छोटी मछली को खाती गई, तो इसके अंदर कितना आप देख सकते हो ये केमिकल है जमा हो चुका जो जहरीला है, यही जैव आवर्धन है। तो ये केमिकल कौन सा, DDT है। DDT इस प्रकार से ट्रांसफर होता जाता है। DDT यानी डाई क्लोरो, इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है। D यानी डाई क्लोरो, फिर D यानी डाई फिनाइल, T यानी ट्राइक्लोरिन एथेन है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन है। ये कीटनाशक है, जैसे खेतों में कीटों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ पानी में घुलकर छोटे जीव जैसे मछली और जलचर जीवों में प्रवेश करता है। कीट मारने के लिए मिट्टी में डाला जाता है और मिट्टी में बारिश के दौरान पानी में घुलकर ये मछली वगैरह जलचर इसको खा जाते हैं और नेक्स्ट जीवों में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो DDT का स्तर इन बड़े जीवों में और बढ़ जाता है। तो बड़े जीव जो छोटे मछली वगैरह खाते जाएंगे उनमें ये DDT स्टोर होता जाएगा और जैव आवर्धन इस टाइप से आप कह सकते हो किस प्रकार सांद्रता में वृद्धि हो रही है, जो कि जहरीला रसायन है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है और नुकसान पहुंचा रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों में बांझपन, कैंसर जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। ये जैव आवर्धन जो DDT में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, नाभिकीय अपशिष्टों से उत्सर्जित विकिरण उच्च दर पर उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। अब नाभिकीय अपशिष्ट है, वहां से विकिरण उत्पन्न हो रहे हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं, वो म्यूटेशन के लिए जाने जाते हैं, वो उत्परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली हानिकारक विकिरण है। जैसे यहां पर बोला जाता है कैंसर हो गया, जो रेडिएशन के ज्यादा संपर्क में रहते हैं। आजकल रेडिएशन कितना बढ़ गया है, नेटवर्क है, 5G आ चुका है, तो आप देख सकते हो
आपके मोबाइल से भी रेडिएशन इमिट होता है, हर इलेक्ट्रिक गैजेट से कुछ न कुछ रेडिएशन इमिट होता है, और जो पूरा नेटवर्क मोबाइल टावर लगे हुए हैं वहां से भी रेडिएशन आता है। ये रेडिएशन जब अपने शरीर में प्रवेश करता है तो वहां पर ये डीएनए में जीन को म्यूटेट करता है, जीन की कोडिंग को चेंज करता है, जिससे विविधता शरीर में पैदा होती है और कैंसर जैसे इस प्रकार से कोडिंग हो गई कि रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया सेल ने अपने आप को, कोशिका बढ़नी स्टार्ट हो गई, उसकी अनियंत्रित वृद्धि में आप कैंसर जैसे देख सकते हो किस प्रकार ट्यूमर आगे ग्रोथ बढ़ जाती है तो ट्यूमर हो जाती है। तो वो जीन में म्यूटेशन हुआ है, किसके कारण हुआ? इन विकिरणों के कारण हानिकारक जो रेज है ये उच्च दर पर उत्पन्न हुई है नाभिक के अपशिष्ट, जैसे परमाणु बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा नागासाकी, वहां पर क्या था? ये रेडिएशन ही थी, और रेडिएशन धीरे शरीर में आती गई और ये जीन में परिवर्तन करती गई, म्यूटेशन होता गया और नुकसान पहुंचाती गई, कैंसर जैसे रोगों का कारण बनती गई है। तो यहाँ पर डीएनए में जीन है और जीन में बदलाव के कारण यहाँ पर आपको अनियंत्रित ग्रोथ देखने को मिल सकती है सेल्स में, और यही आपका म्यूटेशन है। अगला सवाल देखते हैं, प्लास्टिक के परिवर्तित एवं पुनर्चक्रित रूप से प्राप्त महीन पाउडर को कहा जाता है। तो यहाँ पर रिसाइकल्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपने काम लिया और फेंक दिया, दोबारा भी उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाया जा सकता है, नई प्लास्टिक में किसी भी चीज को बनाया जा सकता है। तो वहां पर काम हो रहा है, रिसाइकल के रूप से प्राप्त महीन पाउडर को कहा जाता है। तो प्लास्टिक के परिवर्तन या फिर प्लास्टिक की रिसाइकल करने के दौरान जो महीन पाउडर प्राप्त होता है ना, वो क्या है? वो है दोस्तों पॉली ब्लेंड। पॉली ब्लेंड है वो। पॉली ब्लेंड वह महीन पाउडर है जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक के विभिन्न रूपों से प्राप्त होता है। तो प्लास्टिक को आप रिसाइकल करेंगे उस दौरान आपको मिलेगा पॉली ब्लेंड है। ये पाउडर विशेष रूप से सड़क निर्माण के कार्य में उपयोग होता है। प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हो, आपको पाइप प्रोडक्ट पॉली ब्लेंड मिल गया, तो पॉली ब्लेंड से सड़क का निर्माण हो रहा है, तो उसी प्लास्टिक का उपयोग कर लिया गया, न कि उसको फेंक कर। इसको रीयूज कर सकते हो आप प्लास्टिक, और सड़क निर्माण में इसकी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित हो रही है। पॉलीब्लेंड का निर्माण प्लास्टिक के कचरे जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल इत्यादि को पुनः उपयोग करके किया जाता है। इसे रिसाइकलिंग के द्वारा प्लास्टिक के अवशेषों से प्राप्त किया जाता है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान से बचाया जाता है बल्कि इसे उपयोगी रूप में भी कन्वर्ट किया जाता है, जो सड़क निर्माण में काम आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा चिमनियों का स्रोत नहीं है? चिमनियों का स्रोत, इतना इजी सवाल पूछ लिया भाई, नदियों में कहां चिमनियों का स्रोत है? चिमनी जो धुआं उत्पन्न होता है उद्योग से होता है, उद्योग में चिमनी का उपयोग होता है, ताप विद्युत संयंत्र है, और जो यहाँ पर प्रगालक है, धातु को गालने के लिए जो प्रगालक है उसमें भी चिमनियों का उपयोग होता है। नदियां चिमनियों का स्रोत नहीं होती है। चिमनियां आमतौर पर ऐसे स्थान होते हैं जहां से गैसें, धुएं, अन्य प्रदूषकों को वातावरण में उत्सर्जित किया जाता है। चिमनियों से वो गैसेज वगैरह आप देखते हो, धुआं वगैरह है, वातावरण में उत्सर्जित किया जाता है, इमिट होता है। नदियां तो प्राकृतिक जल धाराएं हैं, जल का प्रवाह यहाँ पर देखने को मिलता है, कोई गैसेज वगैरह का उत्सर्जन नदियों में थोड़ा ही होता है। बाकी उद्योग में आप देखेंगे ये चिमनियां, ताप विद्युत संयंत्र में ये चिमनियां देखने को मिल जाएगी जहां पर हानिकारक गैसेज वगैरह उत्सर्जित की जाती है। प्रगालक, यहाँ पर प्रगालक भी चिमनियों का स्रोत होते हैं। ये विशेष रूप से धातुओं को पिघलने और अन्य धातु शोधन प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं प्रगालक, जिसमें गैसों और धुएं का उत्सर्जन होता है, वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है चिमनियों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय ऊष्मन या फिर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के रूप में नहीं माना जाता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, कौन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है? जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आपने कमी कर दी, ग्रीन हाउस गैसेज कम हो गई तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कम एब्जॉर्ब होगा, टकराकर वापस चला जाएगा, तो पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ेगा, तो गैसेज को कम करना ये तो माना जाता। आपको पूछा कौन सा कारण नहीं है? ऊर्जा का कुशल उपयोग। ऊर्जा को आपको, विद्युत ऊर्जा होगी, जो भी ऊर्जा है कम से कम उपयोग करेंगे। जितनी ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा संसाधनों का दोहन होगा। जैसे आपने ऊर्जा का ज्यादा उपयोग किया तो और ज्यादा कोयला वगैरह है, इनसे तो ऊर्जा मिलती है, और किससे मिलती है? तो ये ताप विद्युत संयंत्र है, कोयला जो आपका जीवाश्म है, इनका दहन ज्यादा होगा तो प्रदूषण ज्यादा फैलेगा, CO2 फैलेगी, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेगी, तो तापमान बढ़ेगा। तो इनका कुशल उपयोग करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम है, कम से कम उपयोग करेंगे। वन उन्मूलन का कारण, तो क्या यहाँ पर वन उन्मूलन का कारण है? वन उन्मूलन का कारण का मतलब क्या? पेड़ पौधों की कटाई करना। वन का उन्मूलन करेंगे, पेड़ पौधों की कटाई करेंगे, क्या उस केस में आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हो? इन केसेस में तो आप रोक सकते हो, लेकिन पेड़ पौधों को काट कर आप ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक सकते हो। पेड़ पौधों को लगाकर वन रोपित करना पड़ेगा आपको, उन्मूलन नहीं करना पड़ेगा। ये गलत दे दिया है। तो यहाँ पर आपको वनों को लगाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। निम्नलिखित में से क्या मृदा में गैर लक्ष्य जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता है? देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो ऊपर के थे ना, वो 22 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे 10 क्वेश्चंस।
अब 22 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल यहाँ पर आपके 11, 12, 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के सवाल है 22 अप्रैल के 11 नंबर से। तो 22 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट से 22 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में यहां पर यह सवाल रिपीट हो गया। हालांकि सेकेंड शिफ्ट को कैंसिल कर दिया। तो निम्नलिखित में से क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता है? अब ऐसा है कि जो सेकेंड शिफ्ट में है ना, दो टाइप के पेपर बने थे, बनाना था एक टाइप को। सेकंड शिफ्ट में भी दो टाइप के पेपर मिल गए और फर्स्ट शिफ्ट में भी दो टाइप के पेपर बन गए थे। क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता है? ये सवाल रिपीट हो गया। गैर लक्षित जीव है जो अपना आपका टारगेट नहीं उन जीवों को मारना। कीटनाशी में ऐसे जीव भी मारे जाते हैं जो उपयोगी होते हैं, जो केंचुए वगैरह है, तो उसमें आप देखते हो जैविक उर्वरक ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऑलरेडी अपन ने बात की है इस सवाल की। घरेलू वाहित मल में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अपघटन में सहायता करने वाला प्राथमिक कर्मक कौन सा है? घरेलू वाहित मल जैसे कि नाली का गंदा पानी हो गया, तो यहां पर इसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अपघटन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो अपघटन कर सकते हैं, इसमें सहायता करने वाला प्राथमिक कर्मक है बैक्टीरियम। देखिए यहां पर घरेलू वाहित मल में बहुत सारे जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, जैसे भोजन के अवशेष, तेल, साबुन आदि। इनको छोटे छोटे जीव है ना अपघटन कर सकते हैं। घरेलू वाहित मल में नाली का गंदा पानी है, इनमें ऐसे अपशिष्ट होंगे जो बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकरणीय है, इनका अपघटन हो सकता है। तो इन पदार्थों का अपघटन कौन करेगा? सबसे अधिक मदद करने वाला जो बात हुई है वो बैक्टीरिया करेगा। तो यही बात हुई, बैक्टीरियम इसका अपघटन करेगा, जो जीव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इन पदार्थों को जो वाहित मल है, जैव बायोडिग्रेडेबल है, छोटे छोटे सरल घटकों में कन्वर्ट करेगा, जिससे पानी साफ करने में मदद मिलती है। फॉस्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड तो रसायन है जो वाहित मल में मौजूद हो सकते हैं लेकिन अपघटन नहीं करते। ग्रीन हाउस में उपयोग किया जाने वाला ग्लास पैनल किसको धारण रखने के लिए जाना जाता है? अब ग्रीन हाउस, देखिए ग्रीन हाउस एक ऐसा ढांचा है, इस प्रकार की बड़े से घर स्ट्रक्चर बना देंगे जहां पर पौधे लगाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए उनको तापमान की आवश्यकता रहती है। तो तापमान के लिए सूर्य से आने वाले प्रकाश को किस प्रकार रोका गया है ग्रीन हाउस में? कांच का पैनल लगाकर। इसमें कांच का पैनल लगाए जाते हैं। ये ग्लास पैनल सूरज की रोशनी को अंदर आने देते हैं लेकिन वापस बाहर जाने से रोकते हैं। तो इस टाइप के पैनल लगा देंगे, ऐसा हाउस बना देंगे जिसके चारों तरफ यहाँ पर ग्लास का पैनल है, सूर्य की रोशनी अंदर तो आ रही है वापस नहीं जा रही, तो अंदर कितनी गर्मी बढ़ जाएगी और वहां पर जो पौधे वगैरह उगाए गए हैं, फसल वगैरह उगाई गई है, उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। इस तरह ग्रीन हाउस के अंदर तापमान गर्म बना रहता है, तो यहाँ पर हीट को है वो स्टोर किया जाता है। किसको धारण किया जाता है? ऊष्मा को रोक कर रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, रेफ्रिजरेंट्स पर शीतकम में इसका उपयोग होता है। ये प्रदूषक है, इसके कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है जो यूवी रेज को रोक कर रखती है। तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार की रासायनिक गैस है। मुख्य उपयोग इसका रेफ्रिजरेटर या फिर AC में, फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर है ना, वहां पर ठंडा करने वाले कूलेंट्स के रूप में ये CFC काम आती है, ठंडा करने में। इसके अलावा पहले इन्हें स्प्रे में भी काम में लिया जाता था लेकिन बाद में इसको रोक लिया गया, प्रतिबंधित किया गया। बाद में पता चला कि CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अब इनका उपयोग बहुत कम हो रहा है CFC का। अंतिम सवाल यहाँ पर, रेडियोधर्मी समस्थानिकों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो दोस्तों है नाभिकीय ऊर्जा। भूतापीय तो जमीन के अंदर है, सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा है, उष्मा जो हीट पैदा होती है। रेडियोधर्मी समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप टूटते हैं, इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ते हैं, अपने आप उनका विघटन होता है रेडियोधर्मी का। और इस टूटने वाले रेडियोधर्मी से जो ऊर्जा निकलती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में, चिकित्सा और परमाणु बम जो बनाने में इसका काम में लिया जाता है। बाकी ऑप्शन में भूतापीय ऊर्जा है, ये पृथ्वी के अंदर से मिलने वाली गर्मी से प्राप्त होती है। ऊष्मीय ऊर्जा ये किसी भी चीज को गर्म करने से निकली हुई ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए आग जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा देखने को मिलेगी। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर टोटल 2 शिफ्ट में 20 सवाल पूछे जाने थे लेकिन एक शिफ्ट में प्रथम में तो 10 पूछ लिए, सेकंड शिफ्ट में 8 सवाल ही पूछे आपके एनवायरमेंट संबंधित। जेई CVT 2 एग्जाम 22 अप्रैल 2025 को हुआ है। आने वाले जेई CVT 2 में जिनका कैंसिल हुआ है उनके लिए इंपोर्टेंट है। और बाकी ये आंसर की के ही क्वेश्चन से, आंसर की रिलीज हो गई थी 25 अप्रैल को, उन्हीं के क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। और बाकी आपको पता ही है ALP CVT 2 में भी एनवायरमेंट स्टडी का आपका अलग से सब्जेक्ट है,
तो वो सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टॉप ट्रेंडिंग जीके आप सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, ई बुक हैं, वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो toptrendinggk.in। और साथ ही साथ अभी आप एक लकी व्यूअर हो, क्योंकि यहां पर टेक्स्ट बुक पास प्रो का ऑफर चल रहा है। शुरुआत होने वाली है 28 अप्रैल को। और अब जो टेक्स्ट बुक पास प्रो की 629 रुपए प्राइस है ना, आप देख सकते हो आधी प्राइस में मिल जाएगा आपको 28 अप्रैल को। ज्वाइन कर लेना जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे टीटीजी के कूपन कोड से। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।